नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अफजल टेक एंड एजुकेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कैसे उगाया जाता है, उनका टाइम कितना होता है। उसके बाद कुछ जानवरों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि वह कैसे जन्म लेते हैं और कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इसके कंटेक्स्ट को देख लें कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे सजीवों की सामान्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में हम लोग जानेंगे। पौधों में वृद्धि और गति कैसे होती है, पौधों का जीवन चक्र क्या है, जंतुओं का जीवन चक्र क्या है, मच्छर का जीवन चक्र क्या है, मेढक का जीवन चक्र क्या है, रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लें। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पौधे, पत्थर, जल, वायु, खिलौने आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं जीवित हैं और कुछ वस्तुएं क्या है, निर्जीव हैं। सजीव वे होते हैं जिनमें क्या होती है, जीवन की विशेषता पाई जाती है, जैसे विकास करना, श्वसन करना, भोजन करना, प्रतिक्रिया देना, प्रजनन करना और मृत्यु होना। वही निर्जीव वस्तुएं ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सजीवों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और वे निर्जीव वस्तुओं से कैसे अलग होते हैं। सजीव विशेषताओं का अन्वेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन क्या है, सजीव वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं और वे अपने वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। सबसे पहले आ जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव का मतलब जिनमें जान होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक फैमिली है और उसके बाद इसके बगल में क्या है, एक पेड़ है। उसके बाद यहाँ पे कुत्ते हैं और कुछ यहाँ पे कीड़े हैं, मछली है और यहाँ पे पंछी हैं। ये सारी चीज़ें वह किस में आती हैं, सजीव में आती हैं, क्योंकि सजीव में क्या होता है, जान होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वह बढ़ सकते हैं। लेकिन निर्जीव में देखें, जैसे कार है, कार तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, लेकिन ये जो कार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया है वह सजीव के विपरीत है। जैसे बाल है, बाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुश करेंगे तो वह आगे पीछे जा सकता है, लेकिन यह भी किस में आता है, निर्जीव वस्तुएं में आती है। जैसे किताबें हो गई, गुब्बारे हो गए, कुर्सी हो गई और घड़ी हो गई। इन सब में क्या होता है, जान नहीं होता है। इनको हम लोग कितना भी मार दें पैर से अपने, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अब उसके बाद आ जाता है सजीवों की सामान्य विशेषताएं। अगर कोई वस्तु सजीव है तो उनमें कुछ विशेषताएं हैं जिनके विपरीत हम लोग बता सकते हैं कि यह वस्तुएं सजीव है या निर्जीव है। जैसे सबसे पहले आता है वृद्धि, उसके बाद दूसरा क्या है इसमें, पोषण, तीसरा श्वसन है, और चौथा उत्सर्जन है, पांचवा प्रजनन है, छठा उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया है, सातवां गति है, आठवां कोशिकीय संगठन है, नौवां अनुकूलन है और 10वां जीवन चक्र है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक सजीव में पाई जाती हैं। अगर एक सजीव में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वह वस्तुएं सजीव हैं।
अब यहाँ पे जैसे वृद्धि करना, सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, यानी उनका आकार और लंबाई समय के साथ बढ़ता है। जैसे पौधे क्या होते हैं, अपनी जड़ों, तनों और पत्तियों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। बच्चे बड़े होकर वयस्क बनते हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे पत्थर या कुर्सी अपने आप नहीं बढ़ते। इनमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वह ग्रोथ करती हैं, मतलब वह बढ़ती हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह क्या होती हैं, वह ग्रोथ नहीं करती हैं। जैसे कुर्सी क्या है, अगर 2 साल पहले हम लोग कोई किसी कुर्सी को खरीदेंगे और 4 साल बाद उसको हम लोग देखेंगे या 6 साल बाद उसको देखेंगे, वह जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को हम लोग यहाँ पे देख लें, एक बच्चा पैदा होता है, कुछ समय बाद वह जो है वयस्क हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं सजीव वस्तु क्या होती हैं, वह ग्रोथ करती हैं, मतलब बढ़ती हैं। उसके बाद आता है पोषण। सजीव जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह क्या करती हैं, भोजन को प्राप्त करती हैं। कुछ क्या होते हैं जैसे स्वपोषी, जैसे वह क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, वह क्या है, सूर्य के प्रकाश से भोजन को बनाएंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, स्वपोषी बोला जाता है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, इन पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परपोषी बोला जाता है। जैसे ये मेढक क्या होगा, परपोषी होगा। ये टिड्ढा भी क्या होगा, परपोषी होगा। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, ये खुद जो है स्वपोषी होते हैं। अब आता है श्वसन करना। सभी सजीव श्वसन करते हैं। वे क्या करते हैं, वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। जैसे मनुष्य क्या करता है, मनुष्य और पशु फेफड़ों से जो है श्वसन करते हैं, मछलियां जो है गलफड़ों से श्वसन करती हैं और पौधे भी श्वसन करते हैं। ये सारे क्या हैं, सजीव हैं। लेकिन निर्जीव में क्या होगा, ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। अब आता है उत्सर्जन। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन करते हैं। जैसे हमारे शरीर से जो मल होते हैं वह बाहर निकलते हैं, जो पसीने होते हैं वह बाहर निकलते हैं, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा वह बाहर निकल रहे हैं उसको उत्सर्जन बोला जाता है। जैसे मनुष्य क्या करते हैं, मूत्र और पसीने के रूप में अपना अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकालते हैं। पौधे जो है अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन से जो है बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया उत्सर्जन होती है। अब आता है प्रजनन। सजीव अपने जैसे नए सजीव को जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे पौधे बीज या कटिंग से नए पौधे बनाते हैं, पशु अपने बच्चे जो है पैदा करते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिससे क्या होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रजनन बोलते हैं। अब आता है उत्तेजना के प्रति प्रक्रिया। सजीव अपने आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे हम गर्म चीज को छूते ही हाथ खींच लेते हैं। सूरजमुखी का फूल सूरज की दिशा में घूमता है। कुत्ता सीटी की आवाज पर दौड़कर आता है। मतलब कोई भी वस्तु हो, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे सूरजमुखी का ही हम लोग पौधे को देखते हैं, जैसे सूरज निकलता है वो सूरज की डायरेक्शन में, मतलब जिधर सूरज रहेगा वह उसी की डायरेक्शन में वहाँ पे वह घूमता है। यह क्या होती है, एक प्रतिक्रिया है। अब आते हैं गति। सभी सजीवों में कुछ न कुछ गतिविधियां होती हैं। कुछ सजीव अपने स्थान को बदल सकते हैं, जैसे मनुष्य और पशु, जबकि कुछ केवल अपने शरीर के हिस्से हिला सकते हैं, जैसे पौधे के पत्ते या फूल। लेकिन तब भी इनको क्या बोला जाता है कि यह जो है सजीव वस्तुएं हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या हैं, सजीव हैं। वह सिर्फ अपने स्थान पे तो रहते हैं, लेकिन अपने जो पौधे मतलब उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको हिला डुला सकते हैं। अब आता है कोशिका संगठन। सभी सजीव जो है कोशिकाओं से जो है बने होते हैं। कुछ सजीव जो है एक कोशिका से बने होते हैं और कुछ जो है बहुकोशिकी से जो है बने हुए होते हैं। एक कोशिका के बारे में हम जो अगले क्लास में इसके बारे में स्टडी करेंगे और अच्छे से। अब आता है अनुकूलन। सजीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। जैसे क्या होता है, ऊंट जो है
मरुस्थल में जो है जी सकता है, क्योंकि उसके शरीर में पानी संग्रह करने की क्षमता होती है। मरुस्थल में क्या होता है कि ऊंट को कई कोसों तक पानी नहीं मिलता है, तो अपने पानी को वह यहाँ पे कुबड़ होता है, यहाँ पे यह जो है इकट्ठा करते हैं और इसको जो है वह टाइम टू टाइम जैसे उनकी ज़रूरत होती है वह उसको लेते रहते हैं। इस प्रकार से मरुस्थल में ऊंट जो है कई दिनों तक जीवित रह सकता है। जीवन चक्र, सजीव जो है जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और अंत में जो है मर जाते हैं, लेकिन निर्जीव जो होते हैं ऐसा जीवन चक्र उनमें नहीं होता है। जैसे वह अब हैं वह 10 साल बाद भी उसी तरह रहते हैं। अब हम लोग देख लें बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक जो है परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। अंकुरण का अर्थ है जब बीज से नया पौधा निकलना शुरू होता है तो उस प्रक्रिया को बीज का अंकुरण कहते हैं। बीज के अंकुरण के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां आवश्यक होती हैं जिनके बिना बीज नहीं उगता है। जैसे यहाँ पे कुछ परिस्थितियां हैं जिसको हम लोग देखें। जैसे जल, बीज को अंकुरित होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। जल बीज के अंदर प्रवेश कर उसे फुलाता है और एंजाइमों को सक्रिय करता है। यह बीज के अंदर संग्रहित भोजन को घोलकर भ्रूण तक पहुंचाता है। यदि एक बीज को हम लोग क्या करें सूखे स्थान पर रखा जाए तो वह नहीं उगता है, परंतु अगर नमी वाले मिट्टी में जल्दी अंकुरित हो जाता है। मतलब अगर हम लोग कोई बीज ले लें, उसको हम लोग क्या करें किसी टेबल के ऊपर अगर हम उसको रख देते हैं तो वह क्या होता है, वह उसमें अंकुरण कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही धरती के नीचे हम लोग क्या करते हैं बीज को अंदर गाड़ देते हैं, जहाँ पे हल्का नमी रहे वहाँ पे वह अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक नया पौधा जो है उग गया है, इसलिए हमें इसमें मतलब जल की जरूरत होगी। अब दूसरा आता है वायु और ऑक्सीजन। बीज के जो है अंदर भ्रूण को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करना पड़ता है। इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर बीज अंकुरित नहीं होता है। जैसे हम लोग सुने हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों के लिए जरूरी होता है, लेकिन वो किसके लिए जरूरी होगा, जब पौधे में जो है पत्तियां निकल जाती है तब वहां पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा होती है। लेकिन बीज में क्या होता है, बीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पानी से भरे पात्र में रखे बीज अंकुरित नहीं होते क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उचित तापमान, बीज के अंकुरण के लिए उचित तापमान आवश्यक है। बहुत अधिक ठंडा या गर्मी अंकुरण को रोक देती है। सामान्य जो है 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक जो है टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जो है बीज वहां पे अंकुरण होगा। एक ही प्रकार के बीजों को अलग अलग तापमान पर रखने से देखा जाता है कि मध्यम तापमान पर रखे बीज की अंकुरित होते हैं। प्रकाश जो है लाइट, अधिकांश बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के बीजों को अंकुरण के लिए हल्का सा प्रकाश जो है चाहिए होता है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं हमें किसी बीज को मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए कि आगे वह कैसे बढ़ेगा। स्वस्थ बीज, केवल स्वस्थ और पूर्ण विकसित बीज ही अच्छे से अंकुरित होते हैं। सड़े गले या क्षतिग्रस्त जो है बीज अंकुरण नहीं कर पाते हैं। सही अगर हम बीज चुनाव करेंगे तो वह जल्दी से जो है अंकुरण हो जाएगा, खराब बीज लेंगे तो वह अच्छे से अंकुरण नहीं होगा। अब आता है अंकुरण की प्रक्रिया। सबसे पहले बीज को जल से जो है सुखाते हैं, जिसमें क्या होता है सूजन आती है। बीज की बाहरी आवरण फट जाती है। भ्रूण जड़ से जो है नीचे की ओर निकलते हैं, फिर तना जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। कुछ समय बाद एक नया पौधा बन जाता है। जैसे हम लोग बीज को क्या करते हैं जमीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं उसको गाड़ते हैं, कुछ समय बाद वह क्या करता है जो जल होता है वह नमी को अपने अंदर सोखता है और सोखने के बाद वह क्या करता है उस भ्रूण से जो है वह बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद वह अपनी जड़ों को जो है धीरे धीरे जमीन के अंदर जो है निकालना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद तना जो है ऊपर की ओर, जो जड़ें होती हैं वह तो नीचे की ओर रहेंगी, लेकिन जो तना होता है वह कहाँ होगा ऊपर की ओर निकलना धीरे धीरे वह स्टार्ट हो जाती हैं। निकलने के बाद फिर क्या होता है एक नए पौधे का यहाँ पे जो है जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है वह
पूरी हो जाती है। अब आता है पौधों में वृद्धि और गति। पौधों में वृद्धि, जब किसी सजीव के आकार, लंबाई, वजन या भागों की संख्या में अस्थायी वृद्धि होती है तो पौधों में भी वृद्धि होती है, जैसे जानवरों में होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख लें, जैसे बीज से पौधा बनना, पौधे की जड़ नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर बढ़ता है। नई पत्तियां, फूल और फल बनना भी वृद्धि का परिणाम है। वृद्धि की जो है विशेषताएं क्या होती हैं? पौधों में वृद्धि धीमी होती है। यह वृद्धि सदैव निश्चित दिशा में होती है। जड़ नीचे की ओर यानी भूमि की ओर होता है और तना जो है ऊपर की ओर होता है। पौधों की वृद्धि जो है कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होती है। अब दूसरा आता है पौधों में गति। पौधे जानवरों की तरह अपना स्थान नहीं बदल सकते, लेकिन वे अपने अंगों में गति दिखाते हैं। इस प्रकार की गति दो प्रकार की होती है। पहला जो है प्रेरित गति या उत्तेजना के कारण गति, जैसे इसे उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया भी कहते हैं। पौधे अपने आसपास के वातावरण में होने वाले बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसी गति को जो है उत्तेजनात्मक गति कहते हैं। अब का सानुवर्तन, पौधे के अंगों की गति प्रकाश की दिशा में होती है। जैसे सूरज की दिशा में पौधे का तना जो है झुक जाता है। अब उसके बाद गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण के कारण गति। इसमें क्या होता है? जड़ के नीचे की ओर बढ़ती है और तना जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। उसके बाद स्पर्शानुवर्तन, किसी वस्तु को छूने पर पौधे का भाग जो है मुड़ता है। जैसे मटर का हो गया, मनी प्लांट की बेल हो गई, सहारे से लिपट जाती है। उसके बाद रासायनिक वर्तन जो है अनुवर्तन, किसी रासायनिक पदार्थ की ओर गति। जैसे क्या होता है? पराग नलिका जो है बीजांड की ओर जो है बढ़ती है। उसके बाद आता है बी वाला स्वतंत्र गति। कुछ पौधे बिना किसी बाहरी कारण के कारण अपने अंगों को हिलाते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा, ये क्या होता है? पत्ता छूने पर छोटे जो है वह जिस छुएंगे वहां से वह क्या होता है? मुड़ जाता है। सूरजमुखी क्या होता है? उसका जो है फूल जो है दिन भर सूरज की दिशा में ही घूमता है। तो ये सब जितने भी है वह क्या है? एक पौधे में गति कैसे होती है उसके बारे में यह है। अब आ गया पौधों का जीवन चक्र। किसी पौधे का जीवन चक्र उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें वह बीज से शुरू होकर एक पूर्ण पौधा बनता है, जिसे फूल, फल और बीज उत्पन्न करता है और अंत में मुरझाकर वह समाप्त हो जाता है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, जैसे पौधों के जीवन के चक्र के कुछ मेन स्टेज। सबसे पहले क्या होता है? बीज, उसके बाद होता है अंकुरण, उसके बाद नवीन पौधा, पूर्ण विकसित पौधा, फूल और परागण, बीज बनना, बीज का फैलाव, पौधे का अंत। ये सारे क्या है? पौधे के जीवन चक्र के प्रमुख चरण हैं। अब इनको हम लोग एक एक करके देख लें। तो सबसे पहले बीज होता है। जीवन चक्र का प्रारंभ जो है बीज से होता है। बीज में एक भ्रूण होता है जो भविष्य में पौधा बनाता है। जब उसे उपयुक्त परिस्थितियां, जलवायु, तापमान मिलती है तो वह अंकुरित होता है। यह क्या है? यह बीज है। अब उसके बाद दूसरा है अंकुरण। जब बीज जो है जल सोखता है तो उसकी बाहरी परत फट जाती है। बीज जो है छोटी जड़ नीचे की ओर और तना जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। यही नया पौधा होता बनने का मतलब शुरुआत होता है। जैसे मूंग या गेहूं के बीज जब मिट्टी में नमी और गर्मी पाते हैं तो वह अंकुर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि हम लोग जब जमीन में इस बीज को डालते हैं उसके अंदर कुछ दिनों बाद देखते हैं तो इस टाइप का जो है यह पौधा बनकर निकलना स्टार्ट कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं? अंकुरण बोलते हैं। अब उसके बाद आता है नवीन पौधा। अंकुरण धीरे धीरे बढ़कर नवीन पौधा जो है बनता है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकल जाती हैं। यह मिट्टी, जलवायु और सूर्य के प्रकाश से पोषण प्राप्त करता है। पहले तो जब यहाँ पे बीज रहेगा वह किस वायु की जरूरत होगी? इसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। लेकिन वह जैसे ही यहाँ पे पत्तियां जो है निकलना स्टार्ट कर देती हैं, उनको किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की, मतलब सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। अब आता है पूर्ण विकसित पौधा। कुछ समय बाद पौधा बड़ा होकर पूर्ण विकसित पौधा बन जाता है। इसमें जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल
विकसित होते हैं। अब यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं जो है बना सकते हैं। फूल और परागण। जब पौधा परिपक्व होता है तो फूल आते हैं। फूलों में परागण और अंडाशय होते हैं। परागण के द्वारा परागण अंडाशय तक पहुंचता है। मतलब यहाँ पे क्या है, परागण के द्वारा परागकण, जो परागकण होते हैं वह क्या होते हैं, एक फूल से दूसरे फूल में जो है पहुँचते हैं। तो उसे उस पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं परागण बोला जाता है। और जो वह कहाँ पहुँचता है, अंडाशय तक जो है पहुँच जाते हैं। अब आता है बीज का बनना। परागण और निषेचन के बाद फूल का अंडाशय फल में बदल जाता है। फल के अंदर नए बीज बनते हैं। यह बीज आगे चलकर फिर नए पौधे का मतलब विकास करता है या जन्म लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये बीज है, ठीक है। ये बीज यहाँ पे अंदर क्या आएगा, धीरे धीरे इसको बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब बीज का फैलाव। नए बने बीज हवा, पानी, जानवरों या मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। इससे पौधे नए क्षेत्रों में उग जाते हैं। जैसे इस टाइप का हम लोग पौधे देख सकते हैं। जब हवा बहती है तो यह उड़ते रहते हैं। तो ये क्या होता है, बीज का फैलाव होता है। बहुत से पौधे हैं, जैसे हम लोग कुछ अनाज की चीज़ें कुछ खा लेते हैं। खाने के बाद क्या होता है, हम लोग उसको कहीं ज़मीन पे गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से वह जो है बीज बनना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आता है पौधे का अंत। जीवन चक्र का अंत तब होता है जब पौधा क्या होता है, बूढ़ा होकर सूख जाता है। लेकिन इसके बीज नए पौधे का जन्म देकर जीवन चक्र को जारी रखते हैं। बीज तो हम लोग क्या करें, बीज को ज़मीन पे गाड़ दिए। ज़मीन में गाड़ने के बाद वहाँ से पौधा निकला। पौधा निकलने के बाद उसमें फल लग गए, फूल लग गए। फूल लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फल उसमें से निकाल लेते हैं, फल को खाते हैं। फिर बीज को हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ज़मीन पे फेंक देते हैं। फिर वह अपनी प्रोसेस जो है वहाँ से स्टार्ट कर देता है। अंत हो जाता है। अंत होने के बाद वहाँ से फिर वह स्टार्ट करता है। इस प्रकार से यह साइकिल जो है लगातार चलता रहता है। अब आता है जंतुओं का जीवन चक्र। अभी तक हमने जो है किसके बारे में जाना, पौधों के जीवन चक्र के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे जंतुओं के जीवन चक्र के बारे में कि वह कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वह मर जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। किसी जंतु के जन्म से लेकर उसके पूर्ण विकसित होने, प्रजनन करने और मृत्यु तक की पूरी प्रक्रिया को जीवन चक्र कहा जाता है। हर जंतु अपने जैसे नए जंतु उत्पन्न करता है और यह क्रम लगातार जो है चलता रहता है। इसके कुछ चरण हैं, जैसे बर्थ, ग्रोथ, एडल्ट स्टेज, प्रजनन और मृत्यु। सबसे पहले आता है जन्म। जीवन चक्र की शुरुआत जन्म से होती है। कुछ जंतु जो है अंडे जो है जन्म लेते हैं और कुछ जो है माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं। जैसे अंडे देने वाले में क्या है, पक्षी हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, कीट हो गया। और जो जनन करने वाले होते हैं जैसे मनुष्य हो गए, गाय हो गई, बिल्ली हो गई और कुत्ता हो गया। उसके बाद वृद्धि। जन्म के बाद सभी जंतु धीरे धीरे बढ़ते हैं। उनका आकार, वजन और शक्ति भी बढ़ती है। यह वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। उसके बाद वह वयस्क बन जाते हैं। उदाहरण में जैसे बिल्ली का बच्चा क्या बन जाएगा, बड़ी बिल्ली बन जाएगा। चूजा क्या बन जाएगा, मुर्गी बन जाएगा। और बछड़ा क्या होगा, गाय बन जाएगा। इस प्रकार से उसका ग्रोथ होता है। अब परिपक्व अवस्था। जब जंतु जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वह परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में वह प्रजनन कर सकता है। यह जीवन चक्र का सबसे सक्रिय चरण प्रजनन है। प्रजनन क्या है, वह प्रक्रिया है जिससे जंतु अपने जैसे नए जंतु उत्पन्न करता है। यही प्रक्रिया जीवन चक्र को जारी रखती है। जैसे पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे से चूजा जो है बाहर निकलता है। मादा जो कुतिया होती है या बिल्ली बच्चे जो है जनती है। अब मृत्यु। कुछ समय बाद जंतु बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न नए जंतु जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी जंतु जो है कैसे जन्म लेता है, कैसे मर जाता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई हैं। अब हम लोग देखेंगे मच्छर का जीवन चक्र। मच्छर कैसे जन्म लेता है और कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। मच्छर का जीवन चक्र 4 चरणों में जो है पूरा होता है। इसे पूर्ण रूपांतरण कहते हैं। पहला इसमें जो चरण है वह क्या है, अंडे देना।
मादा मच्छर क्या करता है, स्थिर पानी जैसे गड्ढे, बर्तन, कूलर आदि में अंडे देता है। एक बार में यह सैकड़ों अंडे दे देता है। जैसे हम लोग पानी के तली पे कभी देखेंगे तो इस प्रकार के अंडे दिखाई देते हैं। यह क्या है, मादा मच्छर के द्वारा यह अंडे दिए गए हैं। उसके बाद फिर आता है लार्वा। अंडों से जो है लार्वा कीड़ी जैसे निकलते हैं। इन्हें जो है रेंगलर या विगलर्स भी कहते हैं। यह पानी में रहते हैं और सांस लेने के लिए भी ऊपर आ जाते हैं। हम लोग पानी की तली पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी की तली पे ऐसे देखेंगे जहाँ पे नाली का पानी रुका हो, जहाँ पे कूलर हो उसका पानी रुका हो, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप के हमको कुछ दिखाई देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लार्वा बोला जाता है। अब यह लार्वा जो है धीरे धीरे प्यूपा में बदल जाता है। यह वयस्क मच्छर बनने की तैयारी की अवस्था है। यह इस टाइप का हमको दिखाई देता है। जो हमारा यहाँ पे लार्वा था अब वो क्या बन गया, प्यूपा बन गया। यह है प्यूपा। अब आता है वयस्क मच्छर। प्यूपा जो है फटने के बाद जो है वयस्क मच्छर जो है बाहर निकलता है। कुछ ही दिनों में यह उड़ने लगता है और प्रजनन करता है। पूरा समय लगभग 7 से जो है 10 दिन में पूरा जीवन चक्र इसका पूरा हो जाता है। अब आता है मेढक का जीवन चक्र। मेढक का जीवन चक्र भी 4 मुख्य अवस्थाओं में पूरा होता है। इसमें स्पष्ट जो है रूपांतरण होता है। जैसे पहला वाला चरण इसका है अंडे देना। यह भी क्या करता है, जो मादा मेढक होता है वह पानी की जो तली होते हैं उस पर क्या करता है, इस टाइप के जो है अंडे देता है। इस टाइप के अंडे देता है। अंडे देने के बाद फिर क्या बनते हैं उससे, अंडों से जो है टैडपोल जो है निकलता है। यह मछली जैसा दिखता है और गलफड़ों सांस से जो है सांस लेता है। केवल जल में रहता है और पौधों को जो है खाता है। ये देख सकते हैं, ये क्या है, टैडपोल है ये। अब किशोर मेढक। टैडपोल में धीरे धीरे पैर और फेफड़े विकसित होते हैं। पूंछ छोटी होती जाती है और वह भूमि पर आ जाता है। यह हो गया किशोर। वयस्क मेढक। पूर्ण विकसित मेढक भूमि पर रहता है परंतु अंडे देने के लिए फिर पानी में लौटता है। यह चक्र हर वर्ष बरसात के मौसम में जो है शुरू होता है। यहाँ पे वयस्क मेढक को हम लोग जो है देख सकते हैं। अब आता है रेशम के कीट का जो है जीवन चक्र। रेशम के कीट का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। यह रेशम उत्पादन से जुड़ा है। चरण इसके क्या क्या है, पहले अंडे देना। मादा रेशम जो है कीट मलमल के कपड़े या कागज पर सैकड़ों अंडे देती है। अंडे से सुंडी निकलते हैं। यह लगभग 10 दिन तक लगते हैं। यह फिर से अंडे देता है और चक्र जो है जारी रखता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह क्या है, यह अंडे हैं। किसके हैं, रेशम के कीट की। अब उसके बाद सुंडी क्या होता है, सुंडी से अंडों से जो है सुंडी जो है निकलते हैं जो शहतूत के पत्ते खाते हैं। यह सबसे अधिक भोजन खाते हैं और बहुत तेजी से जो है बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं चित्र में सुंडी को। अब ये सुंडी क्या होता है, कोया। सुंडी जो है खुद के चारों ओर रेशम का धागा निकालकर कोया बनाती है। यही कोया जो है रेशम बनाने में काम आता है। इस अवस्था में कीट अंदर से वयस्क बनने की तैयारी करता है। अब आता है वयस्क पतंग। कुछ दिनों बाद कोया फूटता है और रेशम पतंग जो है निकलता है। यह फिर से अंडे देता है और चक्र जारी रखता है। इस प्रकार से रेशम के जो कीट है वह भी क्या करते हैं, अपने जो है लाइफ साइकिल को चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में जो है कवर किया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लें। इसमें हमको कुछ क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, सजीव और निर्जीव में जो है क्या अंतर होता है, सजीव जो है वृद्धि कैसे करते हैं, सजीव जो है भोजन की आवश्यकता उन्हें क्यों होती है, पौधे और जानवर में भोजन प्राप्त करने का तरीका कैसे होता है। तो ये सारे क्वेश्चन टोटल जो है कितने क्वेश्चन है, 22 कमेंट में जो है बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको जैसे स्टार्ट से आप देखेंगे इस चैप्टर को, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।